दोस्तों, उड़ान रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 4 करेंगे जो इबूटेरिया का है। तो आइए सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1986 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1986 में हो जाएगा। और 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। 1972 में आया था वन्य जीव पर्यावरण अधिनियम। वन्य जीव पर्यावरण अधिनियम आया था 1972 में। और भारतीय वन अधिनियम कब आया था? भारतीय वन अधिनियम अगर पूछेगा तो हो जाएगा 1927। और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था कब? 1981 में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र है? तो कृत्रिम पारितंत्र हो जाएगा डी, बगीचा। 3 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है? तो सर्वाधिक हो जाएगा जल वाष्प। जल वाष्प है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? मुख्य भूमि बोल रहा है तो मुख्य भूमि का हो जाएगा कन्याकुमारी। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा। और दक्षिणी बिंदु तो हो ही गया इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथु। किबिथु हो जाएगा पूर्वी बिंदु, किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गौरमाथा, गुजरात। गौरमाथा गुजरात में हो जाएगा। 5वां सवाल देखते हैं। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में कौन सा कथन सही बोल रहा है? पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। 2 नंबर देखते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो छठा का आंसर हो जाएगा ए। केवल एक सही है, 2 हमारा गलत है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। और अरब सागर में एक और नदी गिरती है, ये साबरमती हो जाएगा, सॉरी ताप्ती हो जाएगा। और साबरमती भी गिरती है अरब की खाड़ी में। चाय की खेती निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी हो जाएगा चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी। और सबसे ज्यादा चाय कहाँ होता है? तो विश्व में सबसे ज्यादा अगर पूछेगा, विश्व में सबसे ज्यादा तो चीन हो जाएगा। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो चीन में पाया जाता है।
और भारत में सबसे पहले चाय कहाँ आया था? तो असम में। सबसे पहले अगर भारत में पूछेगा कि चाय कहाँ हुआ था तो असम में हो जाएगा। और कब आया था? तो 1830 में आया था। और रेगुर मिट्टी को किस नाम से और जानते हैं? तो काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी। और इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी इसी को कहते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। 9 नंबर सवाल देखिए, मानसून निर्वर्तन होता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पश्चिम भारत के बंगाल की खाड़ी में। तो उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस हो जाएगा। बेलग्रेड किसकी राजधानी है? तो ये सर्बिया की राजधानी हो जाएगा। काहिरा हो जाएगा मिस्र की राजधानी। और ओमान का राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो मस्कट हो जाएगा। ग्यारह नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चक्रवात भारत में, ये तो सही है। चीन में टाइफून आता है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली आता है, ये भी सही है। और ये अमेरिका में वारगिया नहीं आता है। वारगिया कहाँ आता है? तो ये फिलीपींस में आता है। और अमेरिका में देख लेते हैं क्या आता है। तो अमेरिका में आ जाएगा हरिकेन। हरिकेन कहाँ आता है? तो अमेरिका में। अब आइए 12 नंबर सवाल, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। 13 नंबर सवाल देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा मूल्य कर्तव्य से। 14 नंबर सवाल देखिए, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 42 में दिया गया। अनुच्छेद 39 अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? आर्थिक न्याय की प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 39 में दिया गया। अनुच्छेद 41 क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 41 हो जाएगा कुछ दशाओं में, ये तो 42 है। अनुच्छेद 41 रहने देते हैं, 43 देखते हैं, कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग के लिए हो जाएगा अनुच्छेद 43। 15 नंबर सवाल देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला देखते हैं, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले आयु पूरा हो जाए आयु तक होता है। दूसरा देखते हैं, यह राष्ट्रपति के पर्याप्त पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। तो 15 का आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो ये सभी गलत है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के पर्याप्त पर्यंत इसका पद नहीं होता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा नहीं, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तीनों के तीनों गलत दिया हुआ था। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या का कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है? तो ये 16 का हो जाएगा सी। 15% से अधिक नहीं हो सकता है।
ये 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये लागू किया गया था। और ये 16 नंबर सवाल देखते हैं। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था और 52वां संविधान संशोधन से हुआ था। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में हुआ था। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया है? प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान 1919 द्वारा किया गया था। देखिए, भारत परिसम अधिनियम 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, जिसमें हमें वोट देने का अधिकार नहीं था, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आया था। इसमें भारत की जनता या किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, ये सिर्फ अंग्रेज लोग देते थे। 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया, सांप्रदायिक। और 1909 में आया था सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, जब जनक था लॉर्ड मिंटो, जो 1919 में लाया था। 1935 में देखते हैं, अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव आया था 1935 में। अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव कब आया था? तो 1935 में आया था। और द्वैध शासन को समाप्त किया गया। द्वैध शासन आया था 1919 में, इसको समाप्त कर दिया गया कब? 1935 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। और प्रांतीय स्वायत्तता दी गई 1935 में। पूछेगा प्रांतीय स्वायत्तता कब दी गई थी? तो 1935 में दिया गया था। अब आइए 20 नंबर सवाल पे आते हैं। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति का सूचना प्रदान करने के संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख कितना में? तो ये अनुच्छेद 78 में हो जाएगा। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 78 में हो जाएगा। अनुच्छेद 74 देखते हैं। 74 में क्या दिया है? राष्ट्रपति के कार्यों को सलाह लेने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान या मुखिया प्रधानमंत्री हो। अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्यों को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान या मुखिया बोल सकते हैं किसको? तो प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं। अनुच्छेद 75 में देखते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति अनुच्छेद 75 में ही करेगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा। दक्षिण कोरिया हो जाएगा। और उगते सूरज के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ये जापान जाना जाता है। उगते सूरज के नाम से जापान जाना जाता है। अब ये 22 नंबर सवाल में, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च का हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च का हो जाएगा। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी। किसके जन्मदिन पर? तो सीवी रमन। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। 5 जून को क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को।
और ये 23 नंबर सवाल, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था बनारस अधिनियम 1905। कब हुआ था? बनारस अधिनियम 1905 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो इसकी अध्यक्षता, अरे यार नाम याद नहीं आ रहा, चलिए याद आएगा तो बताएंगे। और कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे इसका अध्यक्षता। हाँ, बनारस अधिनियम 1905 की अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। और ये कलकत्ता अधिवेशन में ही स्वराज शब्द दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और 1907 के अधिवेशन किसने किया था? तो ये रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। और इसमें ही सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, जो नरमगढ़ और दरमगढ़ का विभाजन हुआ था। अब आइए 24 नंबर सवाल देखते हैं। और कांग्रेस अधिवेशन 1908 में ही खुदीराम बोस का फांसी दिया गया था। मात्र 18 साल के एज में ही उनको फांसी दे दिया गया था। अब 24 नंबर सवाल देखते हैं। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा 24 नंबर सवाल का 14 जून 1947 को कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। माउंटबेटन योजना कब आया था? तो 3 जून 1947 को आया था। इसी में बताया गया था कि 15 अगस्त को भारत को आजादी दे दिया जाएगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड बेवेल। संविधान सभा की पहली बैठक कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसकी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और फिर 11 दिसंबर को किसको बनाया गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो ये 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दिया गया था। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 10 मई 1857 को शुरू हो गया था मेरठ से। आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं। वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ये असम नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल जो उस समय बंगाल था, और संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है उसको बोलते थे। और वहाबी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1820 में हुआ था।
कब हुआ था? तो 1820 में हुआ था। और इसका प्रमुख नेता कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी थे। कौन थे? तो सर सैयद अहमद बरेलवी थे। अब आइए 28 नंबर सवाल देखते हैं। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हो जाएंगे B.S. नाइपॉल, जो भारतीय मूल के थे लेकिन ये अंग्रेज थे। इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था साहित्य के क्षेत्र में। और ये 29 नंबर सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। सूरत की संधि कब हुआ था? तो सूरत की संधि हुआ था 1775 में हुआ था। तो 1 के 4, तो ये और ये तो कट गया। अब आइए देखते हैं पूना की संधि कब हुआ था? तो ये 1817 में हुआ था। कब हुआ था? 1817 में हुआ था। पोरबंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 में हुआ था। पोरबंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 में हुआ। ये औरंगजेब और शिवाजी के बीच हुआ। औरंगजेब की तरफ से कोई उसका सेनापति कोई था। और अब ये लास्ट देवगांव की संधि हो जाएगा 1803। तो डी का तो 2 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 29 का सी हो जाएगा। आइए 30 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है? तो गुप्त काल की में जानकारी राजतरंगिणी, तो ये कश्मीर की जानकारी देता है। कलहन के बारे में इसमें लिखा है। ये मुद्रा राक्षस कालिदास के द्वारा लिखा गया था। नहीं, मुद्रा राक्षस मृक्ष कटिना, इसका आंसर भी वही होगा, मृक्ष कटिकम, जो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। और गुप्त काल के बारे में इसमें जानकारी भी है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का था। किस धर्म का था? जैन धर्म का। और अशोक के बारे में पूछेगा तो ये बौद्ध धर्म का हो जाएगा। अशोक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो गौतम बुद्ध हो जाएंगे। सिख धर्म का संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो गुरु नानक हो जाएंगे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाएगा तो महावीर हो जाएंगे। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित? तो ये 32 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्कंद गुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य था। और चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक बना था, यही। दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित किया गया था? तो दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर पल्लव शासक के द्वारा ही बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो पल्लव शासक के द्वारा ही बनाया गया था। आइए 34 नंबर सवाल देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था?
तो 34 का हमारा आंसर एरियन के द्वारा लिखा गया था, बी हो जाएगा एरियन। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये हमारा 1/10 सेकंड तक रहता है, 35 का बी आंसर हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये आइरिस के द्वारा हमारा नियंत्रण होता है, और रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। और हम लोग कॉर्निया को अगर अपना आंख दान करते हैं तो हम लोग कॉर्निया का ही दान करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आइरिस। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो ये 37 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये ब्रिक है, जो ब्रिक यानी किडनी, किडनी हमारे रक्त को छानकर आगे बढ़ाती है। यकृत जो बहुत ही जल्दी, अगर इसमें कुछ हो जाए तो बहुत ही जल्दी सबसे पहले ठीक यही होगा। फेफड़ा जो हम लोग सांस लेते हैं, हृदय है। हाँ, और हृदय अगर पूछेगा तो सब लोग बताते हैं राइट साइड, लेकिन वो एक्चुअली में लेफ्ट साइड बताते हैं, लेकिन एक्चुअली में लेफ्ट साइड नहीं होता है, वो हमारे बीच में होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो ये पुष्पन मतलब पुष्प उगने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो ये फ्लोरीजीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्लोरोजीन। अगर ऑक्सीजन के बारे में पूछेगा तो ये पौधे का विकास का नियंत्रण करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? तो पौधे का विकास का नियंत्रण करता है। साइटोकाइनिन पूछेगा तो ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। किसमें करता है? तो कोशिका विभाजन में मदद करता है। और जिब्रेलिन, जिब्रेलिन पूछेगा तो ये पादप वृद्धि यानी पौधे की वृद्धि में सहायक है। अब आइए 40 नंबर सवाल पे। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो इंद्रधनुष प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण ही बनता है। जब बारिश होता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। पूछेगा कि अगर बारिश मतलब सूर्य के किस दिशा में इंद्रधनुष बनेगा, तो हमेशा सूर्य के विपरीत ही दिशा में इंद्रधनुष बनता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो ये 41 का हमारा आंसर हो जाएगा ससंजक बल। क्या हो जाएगा? ससंजक बल। और जो दूर हटाएगा, आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं, आकर्षण करता है जिसको, और जो दूर हटाएगा उसको क्या कहते हैं? तो ससंजक बल। और सबसे मजबूत बल कौन होता है? तो नाभिकीय बल। और सबसे कमजोर बल कौन होता है? तो गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल सकते हैं। 42 नंबर सवाल देखते हैं। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अभिकारक कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो ये
OH आयन OH माइनस आयन मुक्त होता है। नींबू रस का पीएच मान क्या हो जाएगा? तो नींबू रस का पीएच मान 2.2 हो जाएगा। तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो ये 45 का हमारा आंसर डी हो जाएगा, श्यानता के कारण होता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो 46 का सियोफाइट्स हो जाएगा, बी हो जाएगा। हेलोफाइट्स जो नमक पर उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहते हैं, और लिथोफाइट जो पत्थर पे उगता है उसे लिथोफाइट कहते हैं। मेनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये रूस और फिनलैंड के बीच हो जाएगा। किसके बीच हो जाएगा? तो रूस और फिनलैंड के बीच हो जाएगा। अब आइए 48 नंबर सवाल देखते हैं। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में किया गया था। भारत में मुद्रास्फीति के पराकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो CPI है। सबसे प्रचलित माप क्या है? CPI। आइए और थोड़ा हम लोग वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से शुरुआत स्मरणीय तथ्य गुर्जर और प्रतिहार वंश के बारे में जानते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो मिहिर भोज था। प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज अपनी राजधानी कन्नौज में बनाया था। मिहिर भोज अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो कन्नौज में बनाया था। इन्होंने आदिब राह का उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? तो आदि बराह की उपाधि धारण की थी। कौन किया था? तो मिहिर भोज किया था आदि बराह की उपाधि धारण। संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल के दरबारी कवि एवं राजगुरु भी थे। संस्कृत कवि कौन थे? राजशेखर, जो महेंद्रपाल के दरबारी कवि एवं राजगुरु भी थे। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल था। कौन था? तो यशपाल था। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश इत्यादि। अब आइए गढ़वाल राठौर वंश के बारे में जानते हैं। गढ़वाल राठौर वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी, जो बनारस। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो गोविंद चंद्र। त्रितकल्पत्रु नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो लक्ष्मीधर थे। लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के दरबारी मंत्री भी थे। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद। जयचंद की हत्या कौन किया था? तो 1194 में चंदावार की युद्ध में गौरी द्वारा किया गया था, मोहम्मद गौरी द्वारा। अब आइए चौहान वंश के बारे में जानते हैं। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्र थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विग्रहराज चतुर्थ विशल देव था। और पृथ्वीराज चौहान भी इसी वंश के थे।
लेकिन सबसे प्रतापी विग्रह राज चतुर्थ बिसल देव थे। इन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की भी रचना की। विग्रह राज चतुर्थ राजकवि सोमदेव थे। इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक भी लिखा था। विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद एक विद्यालय था। इस वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राज्य कवि थे। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हम बोल रहे थे। पृथ्वीराज चौहान जो बहुत ही प्रतापी शासक थे। पृथ्वीराज तृतीय या चौहान, पृथ्वीराज चौहान भी बोल सकते हैं, को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज विजय की रचना जयनक ने किया था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया था। तराइन की प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 और द्वितीय युद्ध 1100 कब हुआ था? तो 92 को हुआ था। और द्वितीय युद्ध में ही इनकी पराजय हो गई थी, जो मोहम्मद गौरी द्वारा 1192 में ही इनकी पराजय हो गई थी। अब आइए परमार वंश के बारे में जानते हैं। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। इस वंश का प्रतापी शासक राजा भोज था। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। राजा भोज की चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथों की रचना। हर एक कहावत भी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेज। तो आइए आज इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में मैसेज कर देना, पीडीएफ हम आपको दे देंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। तो थैंक यू एंड बाय।